नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों का ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हैं आज आपका सेट नंबर 28 लेकर के, जो कि बिहार पुलिस का आपको लगातार करवाया जा रहा है। सेट नंबर 28-29 जो है ऑफलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा चुका है ऊंची उड़ान के द्वारा। बस इसका सेट जो है वह ऑनलाइन नहीं आया था, तो इसलिए इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा रहा है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है ऊंची उड़ान, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो इसमें क्वेश्चन डाला गया उसका प्रैक्टिस सीट जो है वह MCQ क्विज फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार SSC का भी सेट हमारे यहाँ कंडक्ट कराया जाता है, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें अलग अलग वीडियो आपको फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें GK GS का पोर्शन एक अलग से, साथ ही साथ मैथ्स का अलग का और रीजनिंग का अलग से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऊंची उड़ान वादा सफलता का बस एक ही गोल है, एक ही हमारा फोकस है कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। बच्चे जो निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, उनका सिलेक्शन कैसे बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम करते हैं। एक बेहतर टीम अपने साथ काम कर रही है और आपके बेहतरी के लिए काम कर रही है, बिना कोई स्वार्थ का काम कर रही है, तो आपको भरोसा हमारे पे जताना होगा। तो उसी भरोसे के साथ सेट नंबर 28 लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सेट नंबर 28 बिहार पुलिस का पहला क्वेश्चन ये है कि गरुड़ 2025 यानी गरुड़ 25 जो है उसका जो 8वां संस्करण कराया गया, ये पूछ रहा जा रहा है कहाँ आयोजन हुआ। तो ये आपको मॉन्ट डे मार्स एयरबेस फ्रांस है, यहीं पर ये आयोजन कराया गया। ये 2003 से लगातार जो है ये आपको आयोजन कराया जा रहा है। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा कि ये जो आयोजन हो रहा है इससे भारत और फ्रांस के बीच में सैनिक जो रिश्ते हैं उसको और ज़्यादा क्या करना है, मजबूत करना है। और ये कब कराया गया, तो 16 से लेकर के 27 नवंबर तक जो है ये कराया गया है ना, 16 से लेकर के 27 नवंबर तक ये करवाया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा टेलीग्राम लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, तो ये जो बुक लिखा गया, ये लिखा गया मेहरान गुल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया, जिसका नाम है न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन। तो अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ दे कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया तो आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में फीडे जो वर्ल्ड कप हुआ है वह खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है जवोखिर सिंदरोव जो है, उन्होंने ये खिताब जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जवोखिर सिंदरोव आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, खिताब जीता है। और उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये कहाँ गेम हुआ था, तो ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ है, तो आपको पता होगा ये उज्बेकिस्तान में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये बी हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत श्रेणी 2 में आबादी जो रखी गई है वो रखी गई 3 से लेकर के 10 लाख की आबादी। तो इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें पहले स्थान पर शहर जो है वो अमरावती है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो वायु सर्वेक्षण हुआ है इसके 3 श्रेणी है। अगर श्रेणी 1 का बात करेंगे, अगर हम आपको बात करें श्रेणी 1 का, तो श्रेणी 1 की जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक वाली का है, 10 लाख से अधिक शहर का। और इसमें जो जीता है वो जीता है कौन, इंदौर। आपको यहां से पूछ दे सवाल, श्रेणी 2 अभी आपने देख ही लिया, श्रेणी 2 जो है वह 3 से लेकर के 10 लाख का है। और इसमें जो पुरस्कार जीता है वो कौन जीता है, वो जीता है अमरावती। वहीं पर अगर बात किया जाए श्रेणी 3 का, तो श्रेणी 3 जो है वो श्रेणी 3 का जो पुरस्कार है वो 3 लाख से कम आबादी वाला है। और उसमें जीता है कौन, तो वो आपको जीता है देवास जो है वो जीता है। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हाल ही में शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो ये किया गया टोटल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 45 शिक्षकों को सम्मानित करने में आप जान लीजिए कि यह पुरस्कार जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। और ये भारत में विभिन्न जो राज्य हैं उसको मिला करके ये सम्मान किया गया है। 45 में जो है 24 वो मेल हैं और 21 जो हैं वो फीमेल हैं। साथ ही साथ अगर राज्य वाइज हम आपको बात करें जहां पर मेजर है, तो उसमें आपको बिहार का नाम आता है, यूपी का नाम आता है, MP का नाम आता है, महाराष्ट्र का नाम आता है और साथ ही साथ गुजरात का नाम आता है। इन सारे राज्यों से 2-2 शिक्षकों को क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो भारत रत्न जो है भूपेन हजारिका, वो उनके नाम से पुस्तक जो है वह उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक अनुराधा शर्मा जो है इस पुस्तक के लेखक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुराधा शर्मा। आपको पता होगा कि भारत रत्न भारत की सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 1954 से हर साल नहीं तो लगभग 2-3 सालों में यह सम्मानित दिया जाता है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले, देखिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बहुत पहले से ये बने हुए हैं। हालांकि इसका ऑप्शन में आप वैभव सूर्यवंशी का नाम देखेंगे तो अंडर 19 चूंकि हो जाता है, इसलिए कई बार आपको अंडर 19 के टर्म्स में उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर फॉर्मेट वनडे का बात करेंगे तो वहां पर विराट कोहली का नाम आपको मिल जाएगा। भारतीय विज्ञापन जगत के पितामह किसे कहा जाता है, या फिर उन्हें
विज्ञापन गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन है? पीयूष पांडे जी को विज्ञापन गुरु के नाम से भी जाना जाता है, या उन्हें विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है, और जिनके भी हाल ही में जो है 2025 के 23 अक्टूबर का निधन हो गया था। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो तीनों को दिया गया, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इन सभी को क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है कि हाल ही में चर्चित मत्स्य गंधा झील जो है, वह मत्स्य गंधा झील जो मत्स्यों के उत्पादन को बेहतर करने के लिए जो है, या गंधा झील जो है ये कहाँ? तो सहरसा में, और लगभग कहा जाता है कि 97.16 करोड़ के लागत से जो है ये यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो कि बहुत सहरसा के काया पलट के लिए काम करेगी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम्स आपसे पूछ रहा है, क्रॉड, फियरलेस, वीक या साइलेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फियरलेस हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा। ब्रेव का क्या होता है? फियरलेस, यानी जो कि डरता नहीं है, काफी करेजियस होता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंक्रीज। एंटोनिम्स मतलब उसका उल्टा शब्द, अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा, याद रखिएगा। एंटोनिम्स पूछ रहा है तो एंटोनिम्स में क्या होगा? कि कम वाला होगा। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स में आपको करना है, सी डैश स्कूल एवरी डे, सी गोज स्कूल एवरी डे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको पता होगा क्योंकि इसके साथ जो है वह B3 का फॉर्म लगता है, आपको पता होना चाहिए। चूज द करेक्ट B5 का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द बॉय इज ब्रोकन विंडो, द विंडो हैज ब्रोकन बाय बॉय, द विंडो हैज ब्रोकन बाय द बॉय, ये हो जाएगा। यानी ये हम इसको क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 16 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेल आपको सही करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 में इन्वायरमेंट, तो ये आपका सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट ये सही है, ENVIRONMENT, ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल, आपको आर्टिकल यहां पर यूज करना है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, द होगा तो एन होगा, पता होगा क्योंकि ऑनेस्ट में हम लोग जो है ओ शब्द को पहले लाते हैं और वॉवेल है तो इसलिए हम उसको एन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस, अगर सेंटेंस करेक्ट करने की बात होगी तो सी डजंट लाइक कॉफी, सी डजंट लाइक कॉफी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी डजंट लाइक कॉफी, सी डजंट लाइक कॉफी हो जाएगा, है ना। सी डज नॉट लाइक नहीं, सी डजंट लाइक कॉफी हो जाएगा, लाइक होगा नॉट की लाइक्स हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन। बाकी अब फिर हम आ जाते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन पे। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक निष्क्रिय मात्रा में विद्यमान कौन सा गैस है? तो गैस सबसे अधिक का बात करेगा तो नाइट्रोजन है, लेकिन निष्क्रिय में सबसे अधिक कौन है? तो वो आर्गन है ना। वो कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि 0.93 है। और इसकी खासियत क्या होती है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है ना, और निष्क्रिय गैस की यही खासियत होती है, सबसे ज्यादा उसमें ये है। निम्नलिखित में से जावा और सुमात्रा द्वीप किस पर है? तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया पर है, याद रखिएगा, जो कि हिंद प्रशांत महासागरों पे बसा हुआ एक द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिसकी अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 190 40 4 5 6 9 स्क्वायर किलोमीटर में ये टोटल फैला हुआ है। और मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ा देश जो है ये यही माना जाता है, सबसे बड़ा द्वीप भी यही माना जाता है, और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला भी यही माना जाता है, जो कि एशिया का हिस्सा है। निम्नलिखित में से अरब सागर के पानी का औसत जो खारापन है वो 35 पीपीटी है। आपको कई बार ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? तो अधिकतम देशों से होकर गुजरने वाली नदी जो है वो आपको डेन्यूब है। डेन्यूब 10 देशों से होकर के गुजरती है, याद रखिएगा। डेन्यूब अधिक देशों से बात कर रहा है तो अधिकतम देशों से होकर के गुजरने वाली डेन्यूब है, और यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये याद रखिएगा, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से यह निकलती है और ये जा करके काला सागर में गिर जाती है। काला सागर में जाकर के ये नदी गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? देखिए एक जगह है जिसका नाम है शांति घाटी, जो कि केरला में है, जो कि माना जाता है कि सबसे अधिक जो है जैव विविधताओं के लिए फेमस है, क्योंकि ये भारत के पश्चिमी घाट पर है और पश्चिमी घाट बहुत फेमस है जैव विविधता के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति घाटी। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला पर केरला में ये है। केरला का भी हाल ही में नाम बदल करके केरलम कर दिया गया, आप जानते होंगे शायद। ग्रीन हाउस गैसों में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? तो पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव ने ये छोड़ देना है, वैश्विक तापन, और ये ओजोन छिद्र होगा, तो इसलिए इसका आंसर आपको बी नहीं सी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। निम्न विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? तब सभी जानते होंगे, कई बच्चे पढ़े भी होंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है, नील नदी जिसको आप कहते हैं, जो कि सबसे लंबी नदी है। 6650 किलोमीटर की लंबी नदी है, जो कि 11 देशों से होकर के गुजरती है। 11 देशों से होकर के गुजरती है।
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा का भी बात करें और सबसे गहरा का भी बात करें तो 4200 जो है वह कहा जाता है मीटर इसकी गहराई है औसत। और इसी पर सबसे बड़ा गहराई मैरियाना ट्रेंच, आप नाम सुनेंगे, जिसकी गहराई 11200 मीटर है, वो भी क्या है? इसी महासागर में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है। इसके अलावा बात करेगा राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार का प्रमुख आर्टिकल आपको 153 पढ़े होंगे, उसके तहत जो है वह कौन? राज्यपाल होता है, जो कि राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है ना। याद रखिएगा, देश का प्रमुख का बात करेगा तो वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था जो है ये लिया गया है कहां पे? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, याद करिए, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। साल 1978 में एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में, आपको पता होगा भाग 20 है, उसी भाग 20 के अंतर्गत 368 में क्या है? भारत में मौलिक जो मूल संविधान है या संविधान है उसमें क्या किया गया? संशोधन का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद आपको हो जाएगा 200 क्या नाम है 63 के तहत इसमें है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आई होप आपका सभी आंसर यहां पर क्या हो गया? क्लियर हो गया। बाकी ऐसे यहां से वीडियो जो है आपको आदित्य सर लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और ऐसे सेट के लिए लगे रहिए हमारे साथ। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सेट 28 और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू हो चुकी है और आप लोग टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बात करनी है उन चीज़ों की कि कहाँ पर गलतियाँ हुई थी और आंसर यही क्यों होगा, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा आंसर जो आप बना करके आए थे क्या वो सही है या नहीं है। उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य, क्योंकि 30 नंबर तक ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है। 31वां नंबर सवाल जो कि इतिहास का है, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र आएगा, फिर हिंदी, यहाँ तक की जर्नी हम आपके साथ आपको लेकर के चलेंगे। तो 31वां नंबर सवाल कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में कौन सा तत्व शासन की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी? मतलब अगर मौर्य साम्राज्य में स्थिरता थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कुशल प्रशासन था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और प्रांतों के बीच में अनुशासन था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें गुप्त साम्राज्य में जैसे सामंत वर्ग का उदय हुआ, सामंत मतलब पता है आपको? सामंत मतलब जब सत्ता सामंतों के बीच चले गई तब केंद्र और प्रांतों के बीच में वो संबंध नहीं बन पाया, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, फिर साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत यही है कि केंद्र और प्रांतों के बीच में बहुत बेहतर अनुशासन था। बहुत बेहतर अनुशासन के कारण ये जो साम्राज्य है बहुत बेहतर कर पाया है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। 32वां नंबर सवाल कि अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व सर, कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा सर याद होगा। कलिंग युद्ध के बाद धर्म और राजनीतिक में क्या परिवर्तन लाए? तो आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद लाखों की तादाद में मौत देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें लगा कि ये बहुत ही गलत है, उन्होंने युद्ध नीति को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा है, तो युद्ध नीति को जारी रखा तो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, कर नीति कठोर कर दी, सेना को बढ़ाया, क्यों? जब युद्ध नीति खत्म कर देंगे तो सेना को क्यों बढ़ाएंगे? क्या हुआ है कि जैसे ही कलिंग युद्ध होता है, इतने भीषण मौत देखने के बाद, इतना खून देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा और धर्म का प्रचार करने में लग गए। धम्म महामत की नियुक्ति की गई, जहां पर धम्म का प्रचार किया गया। वो बुद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, याद रखिएगा। और यहां से कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो बी नंबर उसका आंसर होगा। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? बुद्ध रचित की रचना किनके द्वारा की गई? मान लीजिए ये सवाल रहता। और बता दें पहले, कनिष्क के जो दरबारी कवि हैं वो हमारे अश्वघोष हैं, और अश्वघोष के द्वारा एक किताब है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र के रचयिता भी अगर आपसे पूछा जाए कौन है, बुद्ध चरित्र के रचयिता किनके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन तो कनिष्क कभी हो नहीं सकता है, तो याद रखिएगा कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष हुआ करते थे, इनके द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है, तो याद रखना है। सॉरी।
महाजनपद काल में राजनीतिक स्थिरता के लिए कौन सा कारक निर्णायक था? क्या कारक निर्णायक था? महाजनपद काल में राजनीतिक स्थिरता क्यों थी? तो उसका कारण है सेना की शक्ति और कूटनीति। महाजनपद काल में बता दें, मगध जो है सबसे बेहतर साम्राज्य बन पाया है। कारण भी उसका कहीं ना कहीं यह था कि यहाँ पर सेना की शक्ति बहुत अच्छी थी, कूटनीति बहुत अच्छी थी, इनके पास हाथियों की संख्या, मतलब सेना में ही आ जाता है, वो सेना का कार्य कर रहे हैं। इस कारण से महाजनपद काल में जो राजनीतिक स्थिरता का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सेना की शक्ति, और कुछ सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कह सकते, और भी कारण होंगी, लेकिन सेना की शक्ति और कूटनीति इसका अहम कारण हमें देखने को मिलता है। अकबर की धार्मिक नीति दीन-ए-इलाही का उद्देश्य क्या था? तो दीन-ए-इलाही का जो उद्देश्य है वो सभी धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करना। अकबर जी के द्वारा ये किया जा रहा है कि उन्होंने हर धर्म के लोगों को एक समान करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी और दीन-ए-इलाही की नीति अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा, दीन-ए-इलाही का जो मकसद है, ये जो अकबर के द्वारा किया जा रहा है, यूं ही अकबर को राष्ट्र हम लोग राजा कह के नहीं पुकारते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं ये भी था कि सभी धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करना भी था। तो ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? हम लोगों ने बार बार इस बारे के ऊपर बात भी किया है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरियर और बुक्का के द्वारा की गई है। हरियर जी और बुक्का जी के द्वारा की गई है। और इन्हें याद रखिएगा, इन्हें अपहरण करके इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत लेके चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं और इनकी मुलाकात विद्यारण्य से हुई थी। विद्यारण्य से हुई थी और उनके बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किया, जिसकी तालीकोटा के युद्ध के बाद ये साम्राज्य का पतन हो गया है। तो याद रखिएगा, अगर ये सवाल रहता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई, किनसे मिलने के बाद की गई, हरियर बुक्का किनसे मिलने के बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो विद्यारण्य उसका राइट आंसर होता। यहाँ सवाल है किनके द्वारा स्थापना की गई, तो हरियर और बुक्का जी के द्वारा की गई है। कब? तो 1336 ईस्वी में, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सवाल यही रहता कि कुतुब मीनार का निर्माण किनके समय में पूर्ण हुआ, तब इल्तुतमिश होता। लेकिन सवाल क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। निर्माण उन्होंने करवा दिया, उसको पूरा किए हैं कौन? इल्तुतमिश। सवाल सिर्फ इतना है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो उसका क्रेडिट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। मेरे पिताजी हैं, घर बना दिए हैं पहला मंजिला, हम दूसरा बना रहे हैं, लेकिन घर कौन बनाए हैं? पिताजी ही बनाए हैं, याद रखना। घर को पूरा कौन किए हैं? वो हम किए हैं, लेकिन ढांचा कौन किए हैं? वो कुतुबुद्दीन ऐबक किए हैं। इसलिए नाम आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूर्ण यहाँ पर रहता तब इल्तुतमिश हो जाता। ठीक है, तो गलतियां हुई थी, तो याद रखिएगा, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए आपके लिए सेट का ऑर्गेनाइजेशन कराया जा रहा है, ताकि आप बेहतर एग्जाम कर सके, बेहतर ढंग से दे पाए। इसलिए एग्जाम को, ऐसा टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला प्रश्न कि मुगल काल में सुलह कुल नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धार्मिक सनुता के लिए सुलह कुल के बारे में बता दे कि राजा से ऊपर आप नहीं हैं, लेकिन हर धर्म को एक समान देखा जाएगा। बल्कि अकबर ने एक हॉल ही बना दिया था जहां पर हर धर्म के लोग आकर के बैठते थे, मुलाकात करते थे और बहसें छिड़ती थी। तो ये भले कार्य किया गया अकबर के द्वारा, लेकिन सुलह कुल की जो नीति है वो धार्मिक सनुता से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब का मूल लेखक कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो मूल लेखक हैं वो हमें भाई गुरुदास देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, भाई गुरुदास या भाई गुरुदास। इसमें याद रखिएगा कबीर सब की जो नीतियां हैं उनको भी ये किया गया है। ठीक है, कबीर सब को भी जोड़ा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, पांचवें गुरु याद रखिएगा कौन है? पांचवें गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किनके द्वारा, मूल लेखक कौन है? तो मूल लेखक भाई गुरुदास हैं, ए नंबर उसका राइट आंसर होगा। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर सी होगा, जय सिंह। सिद्धराज जो हैं वो जाने जाते हैं मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए, तो उसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जय सिंह। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 पलासी का युद्ध लड़ा गया है। सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेजी सत्ता की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव हैं वर्सेस बंगाल के शासक सिराजुद्दौला हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। ठीक है, जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला उसमें हार जाते हैं। ये निर्णायक जीत मानी जाती है अंग्रेजी सत्ता की। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, याद रखिएगा। सवाल सिर्फ इतना है पलासी का, तो 1757 इसका राइट आंसर होगा।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत कब आया था? ये नहीं पूछा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। सर गठन हुआ था 1927 में। भारत वो कब आया है? भारत आया है वो 1928 में। प्लीज फिर से सवाल की तरफ जाते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत वो 1928 में आया था। बहुत लोग 1927 में आ रहे हैं, याद रखिए गठन 27, भारत आए 28, और यहीं पे हम लोगों ने नारा लगाया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और उसके बाद हमें दांडी मार्च देखने को मिलता है, फिर गोलमेज सम्मेलन होता है। तो प्लीज पूरे दिमाग में इस क्रोनोलॉजी को, इस क्रमानुसार को सजा ले ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहा है? तो याद रखिएगा 1907 में सूरत विभाजन हुआ है। सूरत में इनका दो भागों में बच चुका कांग्रेस, एक गरम दल बन गए और एक नरम दल बन गए, ठीक है, दो भागों में ये बच गया। फिर 1916 में लखनऊ समझौता होता है सर, लखनऊ समझौता होता है, जहां पर ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, कांग्रेस जो है वो एक साथ हो गए, मुस्लिम लीग एक साथ हो गए। यहाँ पर जो कांग्रेस दो भागों में बटा है, यहीं पे मुस्लिम लीग भी एक भाग में बट गई, क्योंकि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और उसके बाद 1907 में सब अलग हो गया। लेकिन फिर एक कब हुए? तो 1916 में एक होते हैं, और ये कब तक चलते हैं? 1922 तक साथ चलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो बेहतर संबंध है वो 1916 से 1922 है। बी नंबर उसका राइट आंसर होगा। लखनऊ समझौता में इन लोग एक होते हुए नजर आए थे। दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुई है? कहां खत्म हुई है नहीं, कहां से प्रारंभ हुई है? तो साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा 240 मील, पता होगा आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। दांडी के लिए निकले हैं। नमक के ऊपर जो कर लग रहा है, नमक जो सिर्फ भारतीयों को बनाने के लिए मना किया गया है, सिर्फ अंग्रेजी सत्ता बना रही हैं, उनका विद्रोह करते हुए गांधी जी सामने आते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सबको इस आंदोलन में शामिल हो। तो इसकी शुरुआत हमें साबरमती आश्रम से देखने को मिलती है। दांडी के लिए लोग निकले हुए थे। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जिन्होंने उतनी सारी देसी रियायतों को एक साथ एकजुड़ करने का काम किया, और जिस कारण से आज हमें ये भारत बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। लौह पुरुष हमारे वही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कह के पुकारा जाता है। भारत के लौह पुरुष वही थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा देने वाले, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यापक जन भागीदारिता थी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, जन आंदोलन क्यों है? छात्रों द्वारा चलाया गया, मजदूरों नहीं, सीमित नहीं, ये व्यापक जन भागीदारी है, सबको इसमें शामिल है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से क्यों किया गया था? क्यों किया गया है संविधान सभा का गठन? ताकि स्वतंत्र भारत का हम लोग संविधान खुद से लिख सके, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग ने इसका अपोज किया, नहीं आए सामने। तो याद रखिएगा कि ये गठन क्यों किया गया संविधान सभा का, तो सिर्फ एक ही कारण है, हम लोग जीतते हुए नजर आए थे कि संविधान हमारा स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इसके लिए हम लोगों ने ये किया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो ये जो आई है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, 3 जून 1947 को क्यों आई है? सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया, अंग्रेजी सत्ता जाएगी, हम लोगों को सत्ता देके जाएगी, तो इसका कार्य सिर्फ यही था। याद रखिएगा ए नंबर बड़ा ही इजी। इतिहास का इतना पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई आपसे गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि सेट 28 में इतिहास कुछ वैसा हार्ड आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपकी थोड़ी भी बेहतर तैयारी है तो आप सही करके आए होंगे सारा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1942 गांधी जी करो या मरो नारा इसलिए लगाए हैं क्योंकि देख चुके थे कि कुछ भी बेहतर अब हो नहीं रहा है, तो अब क्या ही करे, इसलिए करो या मरो का नारा लगाया गया था। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन शुरू हो चुका है, इतिहास खत्म हो गया है, इतिहास बड़ा ही इजी था। निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव जीवन की सामान्य गतिविधियों का अध्ययन कहा है? किनके द्वारा कहा गया है? तो ये मार्शल जी के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर मार्शल। वो एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था मानव जीवन की सामान्य गतिविधियों का अध्ययन ही क्या है? डेली बाहर निकलते हैं, डेली अर्थव्यवस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, डेली खर्च कुछ आ रहा है, पैसा, इन सारी सोच गतिविधियां हमारे ऊपर, ऐसे ही मानव पूरी चल रहा है। तो ये कहने वाले हमारे मार्शल जी हैं, याद रखिएगा। धार्मिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है?
प्राथमिक, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हो, क्या आएगा? बैंकिंग नहीं, परिवहन नहीं, कृषि। विनिर्माण तो द्वितीयक में आ जाएंगे। प्राथमिक पूछा जा रहा है तो क्या है? कृषि। नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट संबंध रखता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी नंबर, कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल आर्थिक समस्या का कारण क्या है? असीमित संस्थाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, या जनसंख्या है? किस कारण से आर्थिक समस्या आखिरकार किस कारण से हो रही है हमारे पास? क्यों ऐसा हमें देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर असीमित आवश्यकताएं हैं, हमारे पास आवश्यकताएं की कभी पूर्ति नहीं होती है, हमेशा हम लोग कुछ से कुछ मांग करते रहते हैं, ठीक है। संसाधनें असीमित भी हैं और हमारी मांगे बहुत ज़्यादा हैं, हम आवश्यकताएं अपना हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समस्या का मूल कारण वही है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मूल शब्द क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पर है हमारा? ए नंबर में है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या क्या हम लोग जीडीपी को पुकारते हैं। और यहाँ तक तो उम्मीद नहीं है कि कोई गलतियाँ आपसे हुई होंगी। प्रत्यक्ष कर के ऊपर सवाल है कि प्रत्यक्ष कर किनको कहा जाता है? हम लोगों पहले भी बात की है, दो प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधा मुझे प्रभावित करता हो, जो सीधा मुझे इम्पैक्ट करता हो, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पे असर होता है, भार स्थानांतरिका नहीं होगी, कर का भार नहीं किसी के ऊपर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर देखने को मिलता है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? क्यों आखिरकार वृद्धि होती है? पैसा क्यों आखिरकार बढ़ जाता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? मुद्रा की अधिक मात्रा होने के कारण। मुद्रा की अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है? जो है दामें बढ़ जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुद्रा की अधिक मात्रा होने के कारण दामें बढ़ जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई केंद्रीय बैंक है, बड़ा इजी सवाल है। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है भारत का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एकाधिकार जो है एकाधिवादी और प्रतिबंधित व्यापार एमआरपी अधिनियम कब लागू किया गया? 1970 में लागू किया गया। तो प्लीज याद रखिएगा 1970 में लागू किया गया है हमारा ये बात, ठीक है। तो 1970 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, तो याद रखिए रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। अब आते हैं हमारे हिंदी के कुछ कुछ पोर्शन से कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है? कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो पंकज पंकज है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो पंकज है। असफल का विलोम शब्द, बड़ा इजी, सफल बोलते हैं ना कि आप असफल हो जाएंगे, फिर कहते हैं भैया आप सफल हो जाएंगे। जो दूसरे का भला करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे परोपकारी कहते हैं। स्वार्थी क्यों कहेंगे? निर्दयी क्यों कहेंगे? कंजूस क्यों कहेंगे? उसे हम लोग परोपकारी कह के कहते पुकारते हैं। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लालच होना। बोलते हैं खाना देखे मुंह में पानी आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लालच होना। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय समय में कौन सा समास है? 2 सेकेंड, हेलो, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा विद्यालय, सॉरी कॉल आ गया था। आते हैं अगले सवाल की तरफ कि आखिरकार ये क्या है? ये हमारा तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। वह पढ़ रहा है, या कौन सा काल है? पढ़ रहा है वर्तमान काल है। बड़ा सिंपल सवाल है, अगर रहे हैं होते, रहा था होता, तब ये वर्तमान नहीं होता, भूतकाल हो जाता। लेकिन यहाँ है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल हो जाएगा। अगला सवाल, सुंदर शब्द का भाववाचक क्या होता है? सुंदर, सुंदर, सुंदरता, ठीक है। सुंदर, सुंदरता, सुंदर, सुंदरता, भाववाचक क्या होगा? सुंदरता हो जाएगा।
अगला सवाल, भारत एक महान देश है में विशेषण कौन सा है? महान 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 महान, ठीक है। तो बड़ा इजी सवाल है। 67 नंबर, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। अदृश्य कहते हैं जो दिखते ना हो। बोलते हैं ना कि आप हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप तो अदृश्य हो गए हैं। कर्मठ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिश्रमी। परिश्रमी, बहुत परिश्रमी इंसान है वो। तो कर्मठ का जो ये होता है वो परिश्रमी होता है, बहुत परिश्रमी। यदि वस्तु पर लगाया गया कर 3 गुना हो जाए तो ये आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन हम लोग का जो हिंदी का जो पोर्शन है वो भी बहुत इजी था। कर्मठ शब्द का अर्थ परिश्रमी होता है, बहुत मेहनती इंसान को कर्मठ कहते हैं। जैसे आप कर्मठ हैं, आप यूं ही अपने सेट को लगातार दे रहे हैं। हम लोग सेट 29 से मुलाकात करेंगे, फिर आंसर एनालिसिस होगा। तो प्लीज़ ऊंची उड़ान के साथ जुड़े रहें। और हम लोग का ये वादा है कि आपको सफल देखना चाहते हैं, तो ये सफलता की अभियान हमारी ऊंची उड़ान के साथ होती रहनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हम लोग क्लास में, ठीक है। अगले सेट 29 में मुलाकात होगी। आगे का पोर्शन आपको मनोज सर अपने साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो फाइनली अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 28, जिसमें अभी हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने बहुत बढ़िया से अन्य सब्जेक्ट कवर कराया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग साइंस का पोर्शन। साइंस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 3 गुना कर दिया जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण क्या होगा? तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वो क्या कहता है? वो कहता है F बराबर m a, यानी कि जो बल होता है, ठीक है, वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। अब इस अनुसार यदि F को 3 गुना कर दिया जाए और मास पहले जैसा ही रहे, ठीक है, तो जो त्वरण होगा वो भी एक तरह से 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के इक्वल टू के बीच के बाद का दोनों अंक होता है वो बराबर होता है, इसलिए तो बीच में इक्वल टू लगाया जाता है। तो F यानी बल यदि 3 गुना कर दिया जाएगा और मास यानी द्रव्यमान पहले जैसा ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो त्वरण होगा वो 3 गुना हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यदि वोल्ट V बराबर 220 वोल्ट है और I बराबर 5 एम्पियर है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति का ठीक है फार्मूला होता है P बराबर V इंटू I। P बराबर यानी विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर इंटू विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा ये होता है। तो विद्युत शक्ति ही पूछा है, तो इधर विभवांतर तो भी 220 दिया ही हुआ है, 220, और धारा कितना दिया है? 5 दिया है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1100, ठीक है, 1100 वाट। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वृत्तीय गति में वस्तु का वेग स्थिर रहने के बावजूद त्वरण क्यों होता है? ठीक है, वृत्तीय गति में जो ये वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रहा है, ठीक है, तो वस्तु का वेग यहाँ कह रहा है कि स्थिर रह रहा है, यानी समान गति से त्वरण कर रहा है, फिर भी क्या होता है? तो त्वरण होता रहता है, ठीक है। वो क्यों होता रहता है? तो वो इसलिए होता रहता है कि जो वस्तु होती है ना, जो वृत्तीय गति कर रही है, वो हर बिंदु पे मुड़ रही है। तो मुड़ रही है, वो किसके कारण मुड़ रही है? तो वो एक तरह से त्वरण के कारण ही मुड़ रही है, ठीक है। तो यानी दिशा बदल रही है, दिशा बदलती है, वो त्वरण के कारण ही बदलती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। तो बल और विस्थापन के बीच कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब कॉस थीटा में थीटा का क्या मान रखेंगे कि उसका वैल्यू 0 आए? तो आपको पता होगा कि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अगर cos 90 यहाँ पे रख दिया जाए, उसके बाद हर जगह मल्टीपल कर दिया जाए, तो क्या होगा? हमारा वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि कितना हो बड़ी संख्या के साथ अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो वैल्यू 0 ही आता है। तो यहाँ पे यदि cos थीटा की जगह पे 90 कर दें तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे वही पूछ रहा है, यानी कार्य शून्य होगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 90 आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है। तो ये कई रीजन होते हैं। एक तो जो उत्तल दर्पण होता है ना, जो हम किसी भी गाड़ी में
बैठे हैं, चाहे बाइक चला रहे हैं या मारुति कार चला रहे हैं, तो पीछे की दृश्य देखने के लिए हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो दर्पण होता है कौन सा, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उसी दर्पण का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनाता है ना, ये उत्तल दर्पण वो सीधा बनाता है, ठीक है, सीधा बनाता है। तो पीछे का वस्तु सीधा नहीं उल्टा नहीं दिखता है, सीधा दिखता है। और दूसरी बात, पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो अधिक कवर करता है, एरिया अधिक कवर करता है। और तीसरा रीजन क्या हो जाता है, तीसरा रीजन कि जो पीछे के वस्तु होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो छोटा बनाता है, छोटा बनाता है। तो बड़ा से बड़ा गाड़ी छोटे से आईने में दिख जाता है आराम से, ठीक है। तो यही कई रीजन होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, तो नहीं, बड़ा प्रतिबिंब नहीं दिखता है क्योंकि प्रतिबिंब जो बनाता है वो छोटा बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। विस्तृत दृश्य क्षेत्र देता है, ये सही बात है, ठीक है, एरिया अधिक देता है, पीछे का एरिया अधिक देखने को मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चलती। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है, वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे माध्यम का अभाव होता है, ठीक है, माध्यम का अभाव होता है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है तो वह किस वर्ग से संबंधित होगा। बोरबरी के नियम के अनुसार कोषों की संख्या कैसे दर्शाया जाता है, सॉरी, KLMN, यानी कोई तत्व है उसका एक तो केंद्र होता है, उसके बाद पहला कोष हो जाता है, दूसरा कोष हो जाता है, तीसरा कोष, चौथा कोष। तो पहला जो कोष होता है ना उसको K कहते हैं, उसके बाद L होता है, फिर M होता है, फिर लास्ट वाला N होता है। तो यहाँ पे जो पहला कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरा में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तीसरा में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या 11 ही दिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ बाह्य कक्षा में मात्र बचा 1 इलेक्ट्रॉन। और जो बाह्य कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उसकी वर्ग को दर्शाता है, ठीक है, उसके वर्ग को। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है यानी पहले वर्ग में है, ठीक है। ये वाला तत्व जो भी है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है। तो ये किस वर्ग में आएगा, तो ये पहले वर्ग में आएगा। और पहले वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले वर्ग को हम लोग क्षार धातु कहते हैं, ठीक है, क्षार धातु कहते हैं। हैलोजन 17वें वर्ग को कहते हैं। क्षारीय पृथ्वी धातु या क्षारीय मृदा धातु हम लोग दूसरे वर्ग को कहते हैं। और अक्रिय गैस ये 18वें वर्ग में होता है, ठीक है, 18वें वर्ग में होता है। फिर आगे की बात कर लें हम लोग, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO2 प्लस 6H2O। उसके बाद यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की, जो ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। उसके बाद क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके उपरांत उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है, या कहें तो कार्बोहाइड्रेट का, C6H12O6 प्लस 6 उप उत्पाद होता है ऑक्सीजन का, यानी 6O2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो किस रूप में कार्य कर रहा है, तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में, क्योंकि ये तो उसके भोजन हो गए, ये भोजन हो गए। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक तरह से जल होते हैं वो भोजन के कार्य करते हैं, भोजन के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि प्रकाश जब पौधों पे पड़ेगा तो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, और यही प्रकाश इनको तोड़ता है, इनके अणुओं को तोड़ता है, और उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो हो गया वो क्या हो गया, तो ये ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो यदि किसी बिलियन का pH 3 है तो वह होगा, देखो pH स्केल कहाँ से कहाँ तक दर्शाया जाता है, तो 0 से लेके 14 तक, बीच में आता है 7, ठीक है। 7 जो होता है वो क्या होता है, तो ये उदासीन होता है, उदासीन। 7 से पहले जिसका pH मान होता है उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय, अम्लीय। और 7 के बाद जिसका pH मान होता है उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय, क्षारीय। अब यहाँ पे अम्लीय क्षारीय तो दिया ही है, साथ में प्रबल और कमजोर
अम्लीय क्षारीय कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा 0 से लेके 3 के बीच में कोई भी अम्ल है तो प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पे तो 3 ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर प्रबल अम्ल। और कमजोर अम्ल 3 से लेके 7 के बीच में जो रहेगा वो रहेगा, 7 नहीं 7 से पहले वाला। और कमजोर क्षारीय कौन रहेगा, जो 7 से लेके 10 के बीच में रहेगा, ठीक है 10 के बीच में। और 10 से लेके 14 के बीच, सॉरी यहाँ पे कमजोर नहीं, प्रबल क्षारीय वो होगा, प्रबल क्षारीय वो होगा जो 7 से लेके 10 के बीच में रहे। और कमजोर क्षारीय वो होगा जो 10 से लेके 14 के बीच में। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है 10 से 7 से लेके 10 के बीच में होगा वो कमजोर क्षारीय होगा, कमजोर, ठीक है, क्योंकि जितना दूर जाता है उतना ही वो प्रबल होता चला जाता है, ठीक है, प्रबल होता चला जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है, ठीक है। नमी और जल की उपस्थिति में, नमी जल, ठीक है, इसकी उपस्थिति में, और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है, नमी और जल में से कोई एक भी रह सकता है, ठीक है, नमी जल या ऑक्सीजन, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जंग लगता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। जो HCl होता है ये पेट में पाया जाता है, जो कीटाणुओं को मारता है और पाचन का भी एक तरह से थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल ये नींबू में और खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, नींबू और खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, दही में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में पाया जाता है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो पारा द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, पारा द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है। ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, ठीक है, कितना होता है, तो -38.83 होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, -38.83, इसलिए पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर बात कर लें तो एलपीजी में गंध किस कारण से होता है। तो ध्यान रखिएगा जो एलपीजी गैस होता है, जो घरों में खाना बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, तो इसमें जो गंध होता है ना, एक तरह से जो गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, दोनों का मिक्स होता है। और ये जो होते हैं ना, ये गंधहीन प्लस रंगहीन होते हैं, गंधहीन प्लस रंगहीन होते हैं, ठीक है। इसमें ना ही गंध होता है और ना ही रंग होता है। तो जब ये गंध एक तरह से उसमें रिसाव होने लगे और हमें गंध का पता ना चले तो हमारे लिए तो बहुत खतरा साबित होगा। तो इसलिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, ताकि इस गैस का रिसाव हो तो हमें पता चल सके, ठीक है। ये अलग से मिलाया जाता है, हालांकि ये ज्वलन धातु नहीं है, ज्वलन तत्व नहीं है, ये केवल महकने के लिए अलग से मिला दिया जाता है। आगे हम लोग बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि ये एटीपी ऊर्जा वगैरह का निर्माण करते रहता है, ठीक है, यह ऊर्जा का उत्पादन करता रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या शक्ति केंद्र कहते हैं। आगे हम लोग देख लें तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो होता है ना, यूरिया का निर्माण वो यकृत में होता है, यकृत में क्या होता है, तो जब प्रोटीन का अपघटन होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में जब प्रोटीन का अपचयन होता है, ठीक है, तो ये अमोनिया का उत्पादन करता है, अमोनिया का। तो जो हमारा यकृत होता है ना, यकृत अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है ये यूरिया में, ठीक है, यूरिया में, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है ना, वो यकृत करता है। तो हालांकि कन्वर्ट करेगा तो उसी को एक तरह से निर्माण कहा जाएगा। और फिर यहाँ से यूरिया कहाँ आता है, तो सीधे यूरिया गुर्दा में चला जाता है, ब्लड में मिल के जाता है, ठीक है, ब्लड में मिक्स होके गुर्दा में यानी किडनी में चला जाता है, और किडनी वहाँ से यूरिया को फिल्टर करके हमारे मतलब एक तरह से वेस्ट मटेरियल के रास्ते बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूजन में इसको सही मार देते हैं, लेकिन वहाँ पे यूरिया का निर्माण नहीं होता है, वो केवल गुर्दा यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, यकृत क्या होता है, तो वही होता है कलेजी जो होता है शरीर में, ठीक है, वही होता है। आगे की बात कर लें हम लोग,
तो पौधों में जल ऊपर की ओर किस प्रक्रिया से जाता है? तो देखो, मान लो कोई यहाँ पे पाइप है, पाइप, ठीक है, ये जल से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। अगर इधर फिर से जल भरे तो क्या भरेगा? नहीं भरेगा। अगर इधर से निकलने का रास्ता नहीं हो, तब रास्ता है, यदि पाइप में छिद्र है तो एक तरफ से जल निकलेगा तो दूसरी तरफ से भरेगा, ठीक है। वही प्रोसेस सेम इसमें भी होता है, ठीक है, पौधे में भी। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जब होता है, यानी पत्तियों के माध्यम से, तनों के माध्यम से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो नीचे से जमीन में से जल का फिर से अवशोषण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ये बच्चों में होता है, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होती है। एनीमिया विटामिन बी12 की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है, ठीक है। और गलकंठ ये आयोडीन की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। गलकंठ रोग आयोडीन की कमी से होता है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, ठीक है, कमजोर क्षारीय होता है, ठीक है, ये कमजोर क्षारीय होता है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिप्टर, ठीक है। कौन सा होता है? सर्वग्राही, यानी सभी ब्लड को ले लेता है, तो होता है AB, ठीक है, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ओ को सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। एंटीजन ओ में नहीं होता है और AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्वग्राही, और इसको ओ को सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता। जिसका ब्लड ओ है वो किसी को भी ब्लड दे देता है, खास करके ओ निगेटिव वाले। चलिए आगे की बात कर ले हम लोग, श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन का जो नियंत्रण केंद्र होता है ना, वो यहीं पे मेडुला ऑब्लांगेटा में नियंत्रित होता है, ठीक है। सेरिब्रम होता है ना, ये स्वैच्छिक क्रिया करता है, यानी कि हम सेरिब्रम के माध्यम से सांस को थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं, या जैसे कि हम अभी थोड़ा सांस छोड़ रहे हैं फिर रोक ले रहे हैं, ऐसे करके, यानी गाना गाते हैं, ठीक है, कोई धुन गाते हैं तो हम कुछ सांस कभी ज़्यादा छोड़ते हैं कभी कम छोड़ते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, वो करता है। सेरिबेलम का क्या कार्य होता है? तो ये एक तरह से क्या करता है, तो ये हमारे संतुलन को बनाए रखता है, हमारे शरीर के संतुलन को एक तरह से स्थिर रखता है। जैसे हम चलना चाहें, दौड़ना चाहें, हिलना डुलना चाहें, वैसे कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस ये एक तरह से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? वाष्पोत्सर्जन, देखो पौधे का तापमान, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो हालांकि ये इसके टेम्परेचर में एक तरह से कमी और अधिकता होती रहती है, ठीक है, तापमान को इस पे प्रभाव डालता है एक तरह से। जल चक्र में भी वाष्पोत्सर्जन का भूमिका होती है, खनिज अवशोषण में भी होता है, ठीक है, लेकिन बीज अंकुरण में इसकी आवश्यकता एक तरह से नहीं होती है। बीज अंकुरण में वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्यों नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे बीज अंकुरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ताप की, ठीक है, नमी की, ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रकाश नहीं होता है तो भी बीज अंकुरण हो जाता है, ठीक है। घर के कोनों में अंधेरे में पानी में भिगो के कोई चीज़ रख देते हैं तो अंकुरित हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ताप, नमी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बाकी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वाष्पोत्सर्जन भी हालांकि नहीं जरूरत पड़ेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? तो ये जो बड़ा बड़ा घेंघा रोग हो जाता है, गलकंठ, वो हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये हो जाता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, और एनीमिया ये आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है, आयरन की कमी से होता है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि कंप्यूटर में डेटा को सबसे पहले किस रूप में समझा जाता है, ठीक है, किस रूप में
समझा जाता है। ओके, तो ये बाइनरी के रूप में समझा जाता है, बाइनरी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि किसी फाइल का नाम डाटा डॉट टेक्स्ट एक्स है तो डॉट टेक्स्ट एक्स का क्या मतलब होता है, तो डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंशन या फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन यानी कि फाइल के प्रकार को ये दर्शाता है, फाइल के प्रकार को। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब हमारा आ गया क्या, तो मैथमेटिक्स आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, तो 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। ठीक है, अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो 5 दिन इधर कार्य किए और अंतिम दिन एगो, यानी 6 दिन, टोटल 14 व्यक्ति कार्य किए। तो 6 दिन अगर कार्य कर लिए, ठीक है, 6 दिन अगर कार्य कर लिए तो कितने दिन और कार्य बचा, तो टोटल 18 दिन में कर सकते थे, तो 6 दिन कर लिए तो 12 दिन बचा। तो 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में 14 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ठीक है, 14 व्यक्ति, लेकिन 6 दिन कार्य करने के बाद एक तरह से 5 ये जोड़ने को 6 दिन, मतलब ये सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, बाकी 12 दिन में, ठीक है, सॉरी 12 व्यक्ति 14 दिन का, 12 व्यक्तियों के लिए 14 दिन का कार्य बचा रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, तो 6 श्रमिक कार्य छोड़ के चले जाते हैं। पहले 14 श्रमिक थे, 6 कार्य छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 8। ठीक है, 8 व्यक्ति अब कितने दिन में कर लेंगे, एक तरह से ये पहले हम लोग निकालेंगे। तो 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 2 7, तो x का वैल्यू आ जाता है 7 त्रिके 21 दिन। यानी इन लोग के जाने के बाद केवल 8 व्यक्ति 21 दिन में कार्य पूरा करते हैं, और 6 दिन पहले भी एक तरह से कार्य हुआ है, सभी लोग मिलके किए हैं, तो टोटल यहाँ पे कार्य पूरा है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो एक तरह से पूरा दिन का पूछ रहा है। तो 21 दिन ये केवल किए 8 लोग मिलके, 6 दिन सभी लोग मिलके कार्य किए, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 27 दिन। इस तरह से हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। आगे देख लेते हैं, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर 120 का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो हानि कितनी होगी। तो सेम वही है, जैसे 20% बराबर 120 कितने के बराबर है, 20% के बराबर। ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, तो ठीक है 20 छके 120, तो 10% 60 हो जाएगा। 20% बराबर 120, तो 10% बराबर 60 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर इतना और इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम। जैसे यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे करके हम लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ भी नहीं दिया है, यहाँ पे तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर और योग दिया हुआ है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। मान लेते हैं एलसीएम एक्स मान लेते हैं और एचसीएफ को वाई मान लेते हैं। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितने हो जाते हैं, तो 512। ठीक है, ये और इनका अंतर 496, एक्स माइनस वाई बराबर 496। वाई से वाई खत्म, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 6 2 8, 9 1 10, 5 4 9 1 10, और 2 से ये कितने बार में कट जाएंगे, 504 बार में। यानी यक्स किसको माने थे, एलसीएम को। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम है 504, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 512 है। तो एलसीएम जब 4 हो गया तो एचसीएफ वैसे ही कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 512 है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो, अब एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, तो यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू रख देंगे 504, और फिर एलसीएम 8 बटे पहली संख्या दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है 72 गुणे दूसरी संख्या। तो अब इसको कट करेंगे, 8 9 72, 9 9 9 कितनी बार में कटेगा, 9 5 45, 9 6 54, यानी 56। दूसरी संख्या कितनी होगी, 56 हो जाएगी, 56। ठीक है,
इस तरह से ये सॉल्व होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो एक ट्रेन की गति 42 किलोमीटर, एक ट्रेन की गति 42 किमी प्रति घंटा है। यदि एक बिजली के खंभे को 27 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकेंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालना होगा। तो ट्रेन की लंबाई को यल मान लेते हैं, इसकी गति कितना है तो 42 किलोमीटर घंटा, गुणे इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/8 कर देंगे, और कितना सेकेंड लग रहा है तो 27 सेकेंड, ठीक है 27 सेकेंड। अब देखो 5/8 यही होता है। अब इसको चेंज करते हैं, और 4 दूनी 8, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे 5/8 ही होता है ना, 4 दूनी 8 और ठीक है 4 दूनी 8, नहीं 42, 5/18 होता है, ठीक है। माइंड मिस्टेक थोड़ा हो जाता है कभी। 5 गुणे 18 बटे कितना है 27, ठीक है 27 हो जाएगा। सॉरी थोड़ा ज़्यादा क्लास आज हो गया, इस वजह से थोड़ा माइंड हैक कर रहा है। ओके तो 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है ऐसे हो जाएगा ये 21। तो 5 3 15, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, 1 में 15 के 5, और 15 दूनी 30, 1 31, यानी ट्रेन की लंबाई जो निकल के आया वो 315 निकल के आया। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए साथ में प्लस कर दिया जाता है किसको, ट्रेन की लंबाई को। तो ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ है 315, और प्लस कर देंगे उसके लंबाई को, ठीक है प्लेटफॉर्म की लंबाई को एफ कर देते हैं, और फिर से सेम वही पर फार्मूला यूज कर लेते हैं। 42 गुणे 5/18 गुणे, अब की यहाँ पे क्या है तो 51 सेकेंड है, पहले 27 ले रहे थे अब की 51 ले लेंगे, ठीक है 51। अब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 3 18, 6 7 42, और 3 यानी 17 बार में कटेगा, तो 17 5 85, और 85 गुणे 7 कर देंगे, 7 5 35, ठीक है 8 7 56, और 3 59, ठीक है इतना टोटल आ रहा है। तो इधर तो भैया 315 प्लस एफ बराबर 595 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 315 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 में से 5 जा 0, 9 में से 1 जा 8, और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यानी ये एफ का वैल्यू कितना निकल के आया 280, और आंसर ये किस में है ए में है, ठीक है ए में है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है किसी संख्या के 60% में 24 जोड़ते हैं, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या के 60% को 24 में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। तो भैया 60% को किस में जोड़ रहे हो 24 में, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी जो 24 है वो 40% के बराबर है, ठीक है। तो 24/40% कर लेंगे, और उस संख्या का 100% निकालना है, तो निकल गया 1 0 से 1 0 कटी, 4 6 24, अच्छा है 0, ठीक है यानी कि वो संख्या 60 है, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति हावर की गति से किसी स्थान तक जाता है और 8 किलोमीटर प्रति गति से लौटता है। यदि कुल समय 5 घंटे लगते हैं तो दूरी क्या है। तो पहले इसका औसत दूरी निकाल लेते हैं। तो औसत दूरी निकालते हैं कैसे, ठीक है 2 गुणे आने और जाने दोनों को यहाँ पे कर लेते हैं 12 गुणे 8, ठीक है 12 गुणे 8 बटे दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है ना 2ab बटे a प्लस बी, एक को a मान लेते हैं एक को b मान लेते हैं। तो इसी फार्मूला पे इसको रख के हम लोग औसत गति निकाल लेते हैं। तो पहले इसका औसत गति निकाल लेते हैं, ठीक है 2ab कर दिए और a प्लस बी करें तो 20 आएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है और देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 बटे 5 यहाँ पे एक तरह से आ रहा है। अब देखो अब यहाँ देख लेते हैं 5 यदि कुल समय 5 घंटे हैं तो दूरी कितनी होगी। कुल समय यानी आने और जाने दोनों में 5 घंटे लग रहे हैं, तो हम लोग को दूरी तो एक ही तरफ से निकालेंगे तो ही आ जाएगा। तो दोनों तरफ से 5 घंटा लग रहे हैं तो एक तरफ से कितना लगेगा 2.5 घंटा यानी 2.5 लगेगा ना, ठीक है। तो ये देखो
दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है, ये हट जाता है। तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 24 बार में, तो 24 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि दूरी जो है वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 5 रेशियो है, यानी इससे ये 2 अधिक है, संख्या में कितने के बराबर, 16 के बराबर, ठीक है, यानी 16 जो है वो 2 के बराबर है, 2 रेशियो के बराबर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी कितने जाएंगे, 5 3 8 गुणे 8 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, कट गया 4 बार में, 16 चौको 64, ठीक है, ठीक है, ठीक है 64 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यदि किसी संख्या का 25%, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या का 40% है, मान लेते हैं वो संख्या यक्स है, तो यक्स का 25% दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, y का 40% है, वही है ना, ठीक है। अब इसको एक्स वाई का एक तरह से मान निकाल लेते हैं, एक इधर से इधर कट गया, 5 से ये 5 बार में और ये 8 बार में, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया कितना 8 और y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 5, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखो, अब बोला है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 260 है, यानी x और y का योग 160 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, सॉरी 260 है, 260 बड़े दोनों संख्या कितना 8 5 13, नीचे 13 कर देंगे और उसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 8 है तो 8 कर देंगे, तो 13 दूनी 26, 20 बार में कटा, 8 दूनी 16, 160 हमारा आंसर आ गया। बड़ी संख्या यही हो जाएगी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 28 हम लोग फाइनल कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।